हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 27 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर एक काफी लंबी अपडेट दे रखी है जिसमें दे रखा है जेई नीट टालने से छात्रों का ही नुकसान होगा, सत्र बचाना ज्यादा अहम। तो यहाँ पर विषय विशेषज्ञों से राय भी मांगी गई थी इसके संदर्भ में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, और फाइनली इस पर नियत समय पर परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन परीक्षाओं का विरोध देखने को मिला था। यहाँ दे रखा आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर बी रामगोपाल राव और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने जेई और नीट 2020 की देरी को लेकर चिंता जताई है। जोशी ने कहा है कि छात्रों के हित में अकादमिक सत्र को बचाना बेहद जरूरी है। हम छात्रों व अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए एसओपी बनाई गई है, लिहाजा इस समय परीक्षा को टालने से छात्रों का ही नुकसान होगा। भाई आईआईटी दिल्ली के निदेशक राव ने कहा, अगर परीक्षाएं टलती हैं तो लाखों छात्रों का साल बर्बाद हो जाएगा। हम पहले ही 6 महीने देरी से चल रहे हैं। कोरोना 1 साल तक जाने वाला नहीं है। हम हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते, लिहाजा हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की आदत डालनी होगी। इस समय परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम में बदलाव छात्रों के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। आईआईटी किसी भी प्रकार से परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम में बदलाव और कटौती नहीं करेगा। यह पहले ही छात्रों को बताया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऑनलाइन दाखिले के बाद ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ाई शुरू होने से छात्रों को ही फायदा होगा। साथ ही यहां पर बताया गया है कि जो सेंटर्स हैं नीट और जेई एग्जाम कराने के लिए पिछले साल की अपेक्षा 50% तक इंक्रीज किए गए हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। साथ ही यहां पर जो एचआरडी मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल हैं, इनका स्टेटमेंट आया है। ये इनका कहना है जेई और नीट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित परीक्षा की तैयारी की गई है। सामाजिक दूरी के नियमों को पालन करने से ही संक्रमण से बचा जा सकता है। परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और खत्म होने पर आधारित एसओपी तैयार की गई है। छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, इसलिए 85% ने जेई और नीट में पहले 4 घंटों में 4.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। तो ये है एचआरडी मिनिस्टर जो हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल। इनका कहना है कि स्टूडेंट्स ने इतनी स्पीड में जो एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करे हैं, उससे सीधा सा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपना एग्जाम देने के इच्छुक हैं। बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ये देखना चाहते हैं कि उनका सेंटर आखिर कहाँ पड़ा है, इस चीज की उत्सुकता को लेकर भी एडमिट कार्ड्स को जल्दी डाउनलोड किया गया था। साथ ही विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में नीट और जेई की परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए तथा इसे बाद में आगे माहौल ठीक होने पर या वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद ही कराया जाना चाहिए। बुधवार शाम तक एडमिट कार्ड इसके जारी हो चुके हैं और लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका जो मेंस एग्जाम है उसके पाठ्यक्रम में लेकर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है और कुछ भी उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी स्टूडेंट्स में, क्योंकि कोरोना के चलते जब सेशन लेट हो गया है तो ऐसे में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सारी जो न्यूज़ है उसका खंडन कर दिया है शिक्षा मंत्री ने। तो ये अपडेट हो गई नीट और जेई के एग्जाम को लेकर। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लें और ये परीक्षा अपने नियत समय पर ही आयोजित कराई जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है एसएससी सीजीएल भर्ती प्रक्रिया को लेकर। इस भर्ती प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया गया है जो कि आपको डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं। यहां दे रखा है सीजीएल प्री 2019 में सफल अभ्यर्थी तीसरे चरण की भी परीक्षा देंगे। तो ये क्या अपडेट है आइए देख लेते हैं। एसएससी ने अपने सबसे बड़ी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में अहम बदलाव किया है। सीजीएल के पहले चरण की परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थी अब दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। अभी तक पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे चरण की और दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होने वाले तीसरे चरण की परीक्षा देते थे। पहले और दूसरे चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन मोड में होती थी, जबकि तीसरे चरण की परीक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों वाली यानी डिस्क्रिप्टिव मोड में ली जाती थी। आयोग ने यह कदम कोरोना के कारण प्रभावित हुई परीक्षा का समय बचाने के लिए उठाया है। आयोग के अफसरों का मानना है कि इस वजह से 2 महीने कम लगेंगे। आयोग ने बुधवार को सीजीएल 2019 के तीसरे चरण की परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ इस बदलाव के बारे में जानकारी दे दी है। तीसरे चरण की परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। इससे पूर्व 2 से 5 नवंबर तक दूसरे चरण की परीक्षा आयोजित होगी। सिविल लाइंस स्थित एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि समय बचाने के लिए आयोग ने तय किया है कि पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले सभी परीक्षार्थी दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन तीसरे चरण की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन उन्हीं परीक्षार्थियों का किया जाएगा जो दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होंगे। उन्होंने बताया कि इस वजह से इस भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने में कम से कम 2 माह के समय की बचत की हो जाएगी। सीजीएल 2019 के पहले चरण की परीक्षा 3 से 9 मार्च 2020 तक हो चुकी है। 1 जुलाई को परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में देश भर से शामिल हुए 9,78,103 परीक्षार्थियों में से
1,53,621 को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सफल किया गया है। दूसरे चरण की परीक्षा में प्रयागराज स्थित एसएससी मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 4,90,907 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इसमें 2,42,935 यानी 49.49% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा दोनों राज्यों के 19 शहरों में आयोजित हुई थी। तो ये काफी बड़ी अपडेट है एसएससी सीजीएल के एस्पायरेंट्स को। यहां पर जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम देंगे उनको सेकंड और थर्ड ईयर में भी मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन को लेकर। यहां पर सीट्स का निर्धारण कर दिया गया है। यहां डिटेल में अपडेट दे रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय व अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश क्षमता का निर्धारण कर दिया है। इस सत्र में इन संस्थाओं के सभी पाठ्यक्रमों में 46,105 सीटों पर प्रवेश होगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। शासन ने कहा है कि संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 46,105 सीटों की प्रवेश क्षमता के आधार पर सूची में दिए गए विवरण के अनुसार ही प्रवेश लिया जाएगा। सूची में सभी संस्थाओं को अलग अलग आवंटित सीटों का ही संख्या का विवरण दिया गया है। इन सीटों पर काउंसलिंग के पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई से अनुमोदन की स्थिति संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव को अपने स्तर से देखनी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव से भी कहा गया है कि वे छात्रों का पंजीकरण करते समय एआईसीटीई से सीटों की मान्यता की पुष्टि कर लें। तो यहाँ पर सीट का निर्धारण कर दिया गया है और ये जो दी गई सीट्स है इन पर प्रवेश प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न करा ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। बेसिक शिक्षा विभाग जहां तक मामले जितने भी हैं वो विवाद में घिरे रहते हैं और कोई ना कोई मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसा रहता है। तो यहां पर 68,500 से संबंधित एक डिटेल दे रखी है जो कि मामला है जिला वरीयता को लेकर। तो यहां दे रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर हर जिले में अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश से इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति की गई है और शामली बीएसए ने डिप्लोमा को अमान्य कर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है जिसे चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली की सालू शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में शामिल याचियों की काउंसलिंग की गई किंतु नियुक्ति नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने बीएसए शामली को निर्णय देने का निर्देश दिया तो उन्होंने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि जम्मू कश्मीर में एनसीटीई के नियम लागू नहीं होते जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में भी एनसीटीई के नियम लागू हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा तो बीएसए शामली ने हलफनामा दाखिल किया। उन्हें ऐसे डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ही भर्ती में अलग अलग जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न कैसे हो सकती है। तो आप यही समझ लीजिए कोई भी नियमावली प्रॉपर नहीं बनी हुई है, ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, ना ही कोई रूल्स को फॉलो करने वाले अधिकारी हैं और गवर्नमेंट भी इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है। हजारों लाखों की संख्या में केसेस ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है अभ्यर्थियों का। नेक्स्ट अपडेट है टीजीटी बायो के कैंडिडेट्स के लिए। यहां पर दे रखा है परीक्षा तिथि घोषित न होने से अभ्यर्थी हैं काफी परेशान। यहां दे रखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी 2016 जीव विज्ञान विषय के 67,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तारीख घोषित न होने से परेशान है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 में विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। जीव विज्ञान विषय के 304 पदों के लिए 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को जीव विज्ञान विषय की भर्ती प्रक्रिया यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि यह विषय हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखने पर हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर दी गई। हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती करने का आदेश दिया था। उसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया। उप सचिव नवल किशोर ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था कि 5 जून 2016 को विज्ञप्ति टीजीटी जीव विज्ञान को मान्य करते हुए उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन उसके 6 महीने बीतने के बावजूद परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकी है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि 31 अगस्त को धरना दिया जाएगा। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख ही सकते हैं, चाहे वह किसी भी विभागीय भर्ती हो, सहायक अध्यापक भर्ती हो, पुलिस विभाग की भर्ती हो, कोई भी भर्ती एक बार में पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी मानकर चलिए जैसे ये पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हों और इसका कुछ भी अता पता नहीं रहता है कि कब तक ये भर्तियां पूरी होंगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ही आम सी बात हो गई है। इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आ जाने के बाद भी सरकार इस पर कोई सख्त निर्णय नहीं लेती है और ना ही इसकी जो प्रक्रिया है उसे पारदर्शी करने का कोई प्रयास करती हैं। तो इसमें काफी दुर्भाग्य की बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं सालों साल परेशान रहते हैं और मानसिक प्रताड़ित होते रहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस 2019 के मेंस एग्जाम के शेड्यूल को लेकर। यहां पर पीसीएस 2019 मेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 22 से 26 सितंबर तक 4 दिन तक चलेगी। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक चलेगी।
जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। लोक सेवा आयोग ने 16 अक्टूबर 2019 को पीसीएस के 474, एसीएफ के 2 व आरएफओ के 53 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन 13 नवंबर तक लिए गए थे। आयोग ने 15 दिसंबर को प्रदेश के 19 जिलों में 1166 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई थी। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 17 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। इसमें पीसीएस में 6320 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। पहले मुख्य परीक्षा 20 अप्रैल में आयोजित होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। तो ये परीक्षाएं जो है मुख्य परीक्षाएं 4 दिन तक आयोजित कराई जाएंगी और इसका शेड्यूल विस्तृत रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है सीटीईटी के एग्जाम को लेकर। सीटेट 2020 का एग्जाम जो कि जुलाई में ही कंडक्ट होने वाला था, लेकिन किसी का ये लॉकडाउन के कारण बस ये परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी। तो इसकी जो अपडेट है इसमें दे रखा है, जेईई और नीट कराए जाने की परीक्षा की तैयारी के बीच अब सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की राह आसान हो गई है। सीबीएसई की ओर से जल्द सीटीईटी 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। सीबीएसई ने इससे पहले सीटीईटी 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो जहां तक बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो बीएड और बीईओ जैसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। तो ऐसे में सीटेट की परीक्षा कराए जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें नेशनल लेवल के एग्जाम्स की, जो कि काफी बड़ी संख्या में होने जा रहा है, वो है नीट और जेईई का एग्जाम, जिसमें करीब 15 से 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। तो अगर ये परीक्षाएं आसानी से करा ली जाती हैं निर्विरोध रूप से, तो आगे सीटेट की जो परीक्षा तिथि है काफी जल्द आपको देखने को मिल सकती है। और इसकी जो परीक्षा तिथि है आप मानकर चलिए 2 से 3 हफ्ते पहले आपको एक नोटिस जरूर मिल जाएगा सीबीएसई की तरफ से, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको गाइडलाइंस के साथ परीक्षा तिथि की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। ये परीक्षाएं लगभग 1.25 से 1.5 साल होने जा रहे हैं और अभी तक इनको परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को टेंडर पास नहीं हो पाए हैं। तो आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स और रोजगार को लेकर, जॉब्स को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस परीक्षा में करीब दोनों को मिला दिया जाए तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक फॉर्म फिल किए गए हैं। बहुत मोटी संख्या में वसूली की गई है पैसों की, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म की बात की गई हो, चाहे अदर प्रोसेस की बात की गई हो, लेकिन अभी तक इनके सेंटर्स तो छोड़िए, एडमिट कार्ड छोड़िए, इनकी जो परीक्षा एजेंसी हैं वही निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। यह दे रखा है एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी में 8,760 पदों के लिए आवेदन करने वाले 27 लाख अभ्यर्थी 1.25 साल से परीक्षा की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 4,030 पद एनटीपीसी और 4,730 पद ग्रुप डी के हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन पिछले साल अप्रैल में लिए गए थे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कोरोना संकट के बीच परीक्षाएं शुरू कर दी हैं, वहीं आरआरबी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसियों के लिए परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद एनटीपीसी की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के खौफ में रेलवे भर्ती इकाई फिलहाल परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी की परीक्षा कराने वाली नोडल एजेंसी आरआरबी चेन्नई और ग्रुप डी की नोडल एजेंसी आरआरबी पटना अलग अलग परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय नहीं कर पाया है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आरए जमाली ने बताया कि एजेंसी की नियुक्ति व परीक्षा की तिथि नोडल एजेंसियों को तय करनी है। साथ ही दोनों परीक्षाओं की जो एजेंसी हैं वह अभी तक तय नहीं हो पाई हैं। अदेरका रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा निजी एजेंसियों को करानी है। दोनों परीक्षाओं की नोडल एजेंसियों को चयन टेंडर के जरिए करना है। एनटीपीसी परीक्षा की परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर प्री बिड मीटिंग हुई, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। ग्रुप डी परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कोई चर्चा नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी भर्ती है और करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो परीक्षा संस्था है वही निर्धारित नहीं की जा सकी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, चाहे वह रेल मंत्रालय हो, भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह आपकी यानी स्टूडेंट लाइफ से लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। छात्रों के जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं रेल मंत्रालय की इतनी बड़ी भर्ती का। अगर रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय आए दिन कमेंट करते रहते हैं वित्तीय हालात पर, बाढ़ के हालात पर, लेकिन अगर उनसे बात कर ली जाए आप रेलवे पर कमेंट कर दीजिए, रेलवे पर कमेंट नहीं करेंगे। रेलवे की भर्ती के बारे में पूछ लीजिए, रेलवे की भर्ती के बारे में नहीं बताएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री आप यकीन मानिए एक सामान्य सा कार्यकर्ता से लेकर ग्राम प्रधान और नगर निकाय के जितने भी चुनाव होते हैं उनके जन्मदिन की पार्टियां और पार्टियों की बधाइयां देते रहते हैं, जन्मदिवस, अवतरण दिवस, पता नहीं कौन कौन सी बधाइयां। लेकिन उनसे अगर आपने एक प्रश्न कर लिया रोजगार को लेकर, अध्यापक भर्ती को लेकर, तो वे मौन धारण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोच लीजिए कि जिन जिम्मेदार व्यक्तियों को जिस पद पर जिम्मेदारी दी गई है वे अपने पद का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह भागते फिर रहे हैं। अगर आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर आपको पद दिया गया है तो आप उससे संबंधित जरूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एटलीस्ट एक काम ऐसा कर दीजिए कि आपको स्टूडेंट्स आगे आने वाले काफी
काफ़ी समय तक याद रखें, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गई आज 27 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।